इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से हमारा दूसरा प्रश्न था कि ये इन द लाइट ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस इन यूरोपियन यूनियन डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ प्रॉपर फ्रेमवर्क फॉर रेफ्यूजीज एंड एजाइलम सीकर्स इन इंडिया। आई होप आपने इसका जवाब लिखा है, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करें और 8 मिनट के अंदर ये लिखिए और फिर आप वीडियो रिज्यूम करिए। देखिए प्रश्न से ही, इसके प्रश्न की शुरुआत हम कैसे करें? इंट्रोडक्शन, या तो आप डिफाइन करिए कि रेफ्यूजी क्या होता है, या फिर कि आप ओरिजिन बताइए कि भाई यूरोपियन यूनियन की क्राइसिस का ये ओरिजिन था, या फिर कि भारत के अंदर आज़ादी से ही ये शरणार्थी रेफ्यूजी आ रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, श्रीलंका, तो ये एक समस्या आई हैं, ऐसा कुछ आप बना सकते हैं। पहले तो ये टर्म समझने की कोशिश करते हैं। माइग्रेंट मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो आपके देश, शहर, उसकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे अट्रैक्ट होके आ रहा है। तो रेफ्यूजी किसे बोलेंगे? वो बैकएंड में फोर्स होके आ रहा है बिकॉज ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन, डिजास्टर वगैरह। देखिए माइग्रेंट भी बैकएंड में से तो फोर्स पुश होके ही आ रहा है कि वहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, बट रेफ्यूजी इज अ स्पेशल केस कि ही इज फोर्स टू लिव बिकॉज ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट, परसिक्यूशन, डिजास्टर एंड सच बिग इवेंट्स। तो फिर एजाइलम सीकर किसे बोलेंगे? अगर यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज एंड अजाइलम 1951 के तहत कोई व्यक्ति अर्जी डालता है, जैसे कि मलाला को पाकिस्तान में उसे मारने की कोशिश हुई तो उसने यूनाइटेड किंगडम में अप्लाई किया एंड शी गॉट स्टूडेंट वीज़ा, तो वो एक प्रकार से अजाइलम सीकर बनी। तस्लीमा नसरीन, तो वो बांग्लादेश में किताबें लिखती हैं, वहाँ के लोगों का विरोध है, तो शी अप्लाइड एंड गॉट इंडियन वीज़ा। बलोच का भी ये ब्रह्मदाग बुगती, उसने अर्जी डाली है। एज सच भारत ने ये कोई यूएन कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, बट एक एक व्यक्ति जब ऐसी कोई अर्जी डाले और उसे आप देते हैं भारत में रहने की अनुमति, तो वो एजाइलम सीकर हैं। अगर एक साथ बड़ा पूरी टोली घुस जाए देन वी विल से कि रेफ्यूजी आए हैं, शरणार्थी। तो रेफ्यूजी और एजाइलम सीकर मोर और लेस द सेम, एक्सेप्ट द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग एट अ टाइम। खैर, तो व्याख्या कुछ बनाते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि रेफ्यूजी क्या होता है। रेफ्यूजी इज अ पर्सन फोर्स टू लीव हिज कंट्री टू एस्केप वॉर, परसिक्यूशन और डिजास्टर। या फिर आप ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम से चालू करिए कि वैसे तो आज़ादी के बाद से ही इंडिया हैज़ बीन अ डेस्टिनेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह, येट वी हैव नॉट रेटिफाइड एनी यूएन कन्वेंशन। हमने कोई लीगल फ्रेमवर्क या ऑफिशियल डेफिनेशन भी नहीं बनाई है। रिसेंटली शशि थरूर ने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया, सिटीजनशिप बिल, जहाँ पर कि रेफ्यूजी रिलेटेड कुछ पॉलिसी की बात थी, बट वो भी हम पास नहीं कर पाए। सो दिस इज दी कि अभी के समय में बहुत सारे शरणार्थी तो आते हैं बट कोई फ्रेमवर्क है नहीं। सो देयरफॉर बॉडी 1, बॉडी 2 ये करने की आवश्यकता है। भारत के अंदर कोई फ्रेमवर्क नहीं है, जो भी फायर फाइटिंग कुछ ना कुछ चलते रहता है। जैसे कि तिब्बत से लोग का आना शुरू हुआ तो उन्हें धर्मशाला में रखेंगे, रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड ये इशू करेंगे और फिर वहाँ से वो पासपोर्ट या वो लेके बाहर विदेश भ्रमण कर सकता है। दे आर ऐसा ट्रीटेड एज इंडियन, लेकिन उन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया है। पुराने समय में उनको जमीन और घर भी दिए जाते थे, बट अब वो नहीं दे रहे हैं। नेहरू का ये कहना था कि तिब्बती लोग अभी के लिए आ रहे हैं, वेलकम, लेकिन जब उनके प्रदेश में वापस द थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मल सी, शांति वापस स्थापित हो जाए, दिस पीपल हैव टू रिटर्न बैक। श्रीलंका, वहाँ से जो शरणार्थी भारत में आ रहे हैं एलटीटी और उसके विग्रह के चलते, 2 प्रकार के होते हैं, कैंप रेफ्यूजीज एंड नॉन कैंप रेफ्यूजीज। कैंप मतलब किसी कैंप में आपको रहना पड़ेगा तमिलनाडु में, नॉन कैंप मतलब आपके कोई यार रिश्तेदार हैं और आप वहाँ पर चले गए। इनको भी पॉलिसी फ्रैगमेंटेड कि जमीन नहीं ले सकते लेकिन जानवर खरीद सकते हैं, टीवी फ्रिज खरीद सकते हैं एंड सो ऑन। अगेन फ्रैगमेंटेड पॉलिसी है। थर्ड, हाल के समय में हम पाते हैं कि मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग भारत में परसिक्यूशन के डरते आ रहे हैं। इनके लिए पॉलिसी ये है कि भाई लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जाता है, जिसकी मदद से वो जो सिटी उसे बोली है वहाँ पर उसने स्वरोजगार या कोई काम धंधा कर सकता है, जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकता है, हाँ पान कार्ड मिलेगा, हाँ आधार कार्ड मिलेगा। तो ये पूरा फ्रेमवर्क क्या है, फायर फाइटिंग की तरह, आज ये आए तो इसकी बनाए, कल वो आए उसका बनाए। सो अवर रेफ्यूजी फ्रेमवर्क एट प्रेजेंट क्या है, फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग देश के हिसाब से, तिब्बत का एक, श्रीलंका एक, मुस्लिम का एक, एंड रिलीजन स्पेसिफिक, ये जो हमने पढ़ा नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए। तो दिस टाइप ऑफ फ्रेमवर्क ये तो देश के लिए ठीक नहीं, यूनिफॉर्म कुछ होना चाहिए। लास्ट वाले पे आते हैं, ये जो है कि नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान वगैरह से हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म वीज़ा देते हैं, उसके क्या नकारात्मक परिणाम। थोड़े समय पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई कि अहमदाबाद के नज़दीक गांधीनगर, वहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर ने डेंगू मरीज के साथ रेप किया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश की तो पता चला ये जो डॉक्टर है
एक्चुअली ही सम हिंदू हु केम फ्रॉम पाकिस्तान से कि वहाँ परसिक्यूशन है बोल के वो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे यहाँ पर आया है। अब ये डॉक्टर को पकड़ा गया तो ऐसे डजन पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने अपोलो हॉस्पिटल गांधीनगर से रिज़ाइन कर दिया, विरोध करने के लिए नहीं, बट क्योंकि पुलिस को ये पता चला कि इन सभी को लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला है अहमदाबाद में काम करने के लिए, बट दे आर वर्किंग इन द गांधीनगर हॉस्पिटल, तो ये मतलब उनकी शर्तों का भंग है। तो इन सबको पता चल गया कि जेल हो जाएगी, तो इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। अब ये गलत क्यों है? क्या अपने गुजरात के अंदर डॉक्टरों की लोकल बीजे मेडिकल वीएस वगैरह से पास आउट की कमी है कि आपको पाकिस्तान से इंपोर्ट करने पड़े हैं? बट मेन इशू वुड भी कि ये लोग क्योंकि बाहर से हैं तो सस्ते पगार में काम करने के लिए रेडी हो गए XYZ। सो लाइक दैट माइग्रेंट नॉन माइग्रेंट वाले अब इकोनॉमिक इशू ये रेफ्यूजी के चलते आपको इवन वाइट प्रोफाइल वाइट कॉलर जॉब्स में भी दिख रहे हैं, और ये और विकृत स्वरूप धारण करता है। जो विक्टिम थी शी वॉज अ दलित, तो फिर पुलिस ने ये सोचा कि एट्रोसिटी एक्ट के भी अंदर कलम डालेंगे। तो अगेन ये जो पाकिस्तान से आया हुआ लॉन्ग टर्म वीजा वाला डॉक्टर ही सेज कि मैं भी दलित हूँ। देन पुलिस ने इंटरप्रिटेशन निकाला कि भाई तू पाकिस्तान का है तो वो तू वहाँ दलित हो कि नहीं हो, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इंडिया, तो मतलब कि उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट की कलम तो लगेगी। तो देखिए कोई क्लियर लीगल फ्रेमवर्क वगैरह नहीं है, और बस ऐसे ही अच्छा परसिक्यूशन हो रहा है, आ जाओ हम आपको LTV देंगे, सी हाउ इट इज़ अफेक्टिंग, और अब ये पूरा केस चलेगा तो एट्रोसिटी एक्ट लगती है कि नहीं लगती, उसी में ये पूरे सालों साल खींचता जाएगा। तो अंत में ये पूरा चीज़ देश के लिए ठीक नहीं है। खैर, सिटीजनशिप एक्ट, उसके अंदर ये हमको जानने को मिलता है कि इलीगल माइग्रेंट किसे बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो भारत में बिना पासपोर्ट के आ जाए, या फिर नकली पासपोर्ट पे आ जाए, या फिर कि उसकी वीज़ा टर्म्स का उल्लंघन करे, या फिर कि वो उससे ज़्यादा समय के लिए रहे। अब ये सिटीजनशिप एक्ट, उसके अंदर सुधार के लिए 2016 में बिल लाया गया ऐसे लोगों की मदद करने के लिए, जो पिछली स्लाइड में देखा कि भाई ये भारत के आजू बाजू वाले जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ से अगर कोई माइनॉरिटी माइग्रेंट आता है बिना पासपोर्ट के या वीज़ा परमिट के XYZ, तो फिर उसे हम इलीगल माइग्रेंट के रूप में ट्रीट नहीं करेंगे, उसका मतलब जल्दी जल्दी कुछ दवा करा देंगे उसकी। तो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन सबको। और ऐसा आपको पता होगा कि अदनान सामिया ऐसा कोई पाकिस्तानी भारत में रहता है तो 11 साल अगर रहेगा तो थ्रू प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन दे कैन क्लेम सिटीजनशिप। लेकिन इस प्रकार से जो माइनॉरिटी माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको केवल 6 साल में ये मिल जाएगा। तो अगेन ये रिलीजन बेस्ड जब आप कुछ करेंगे, अल्टीमेटली समवेयर इट टेक अ विशियस रूप, तो ये ठीक नहीं है। ये भी बिल की पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है। खैर, मतलब बोलने का ये है कि अपनी कोई पॉलिसी, देयर इज नो क्लियर पॉलिसी, कंट्री स्पेसिफिक, रिलीजन स्पेसिफिक है, और वो देश के लिए ठीक नहीं है। ये तो आपने अभी तक का समझा। अब कि यूरोपियन यूनियन की क्राइसिस से क्या सबक ले सकते हैं? यूरोपियन यूनियन के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस क्यों है? बिकॉज सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, ईरान, यहाँ सभी जगह से टू एस्केप वॉर, परसिक्यूशन, लोग शरणार्थी के रूप में यूरोप में घुसने की कोशिश करते हैं। अगर वो जमीन के रास्ते आना चाहते हैं तो फिर ये टर्की वाले रास्ते से आते हैं, अगर समंदर से आना है तो ये ग्रीस, इटली की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इन सभी शरणार्थियों का अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है जर्मनी या हंगेरी, क्योंकि वहाँ ये वसुदेव कुटुम्बकम टाइप पंचशील सबको एब्जॉर्ब करने की उनकी लिबरल पॉलिसी है। खैर, इससे यूरोपियन यूनियन में इसे क्राइसिस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इतने सारे लाखों की संख्या में शरणार्थी आ रहे हैं, तो कौन से देश ने कितने शरणार्थियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके लिए यूरोपियन के जो बड़ा बजट है उसमें से उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए। तो बर्डन शेयरिंग, कोटा सिस्टम, इसकी मांग चल रही है देशों के द्वारा। फिर अब ये सब शरणार्थी वहाँ से आ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आके सीधा UPSC परीक्षा की तैयारी करेंगे, राइट? एजुकेशन और वो सब तो देखना है। तो जॉब उनको कुछ मिलती नहीं, क्राइम, और फिर ये छूटक कुछ भी लेबर वगैरह, सो लॉट ऑफ फ्रिक्शन इज गोइंग ऑन, और प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ड्रग्स, सारी समस्याएं हैं। और इसके चलते ये ऑल्ट राइट मुहिम और तेज पकड़ रही है, स्पेशली इन जर्मनी, कि जर्मन इज़ फॉर जर्मन्स ओनली, या फिर कि जर्मनी इज़ फॉर क्रिश्चियंस ओनली। ये बाकी के धर्म के विधर्मी प्रजा आके हमारी संस्कृति का नाश कर रही है, हमारी नौकरियां ले जा रही हैं, उनके चलते क्राइम है XYZ। तो ये करने के चलते फिर आगे हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन में ये ब्रिटेन तो निकल गया, आगे चल के ये कोई और छोटा देश, उसे भी लगे कि हम क्यों हैं यहाँ पर, हमें अलग हो जाना है, लाइक दैट, क्योंकि हम ये यूरोपियन यूनियन की पूरी वसुदेव कुटुम्बकम और लिबरल ह्यूमैनिस्ट पॉलिसी हमें मंजूर नहीं है XYZ। तो भारत के अंदर भी ऐसा कुछ ये हो सकता है, स्पेशली इन आसाम वगैरह में आप पाते हैं कि उनको काफ़ी कुछ लोगों को नाराज़गी है कि बांग्लादेश की जनता को यहाँ क्यों रखा गया है, एंड सो ऑन। खैर, इतने पॉइंट्स अपने लिए पर्याप्त हैं, उससे जवाब बनाने की कोशिश करते हैं। रेफ्यूजी, उसकी क्या इंट्रोडक्शन में व्याख्या हमने कर दी, स्लाइड में आगे देख लीजिएगा।
बॉडी में हम चलते हैं, पहले बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन की क्या समस्या है। कि ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स यूरोपियन यूनियन के अंदर हैवी इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज, कहाँ से, दिस लिबिया, ईरान, इराक, सीरिया, जो नाम याद आए, वाया लैंड एंड सी रूट्स। और ये क्राइसिस स्टेज तक पहुंच गया है। क्यों? बिकॉज देयर इज डिसकंटेंट विद इन एंड अमॉन्ग द मेंबर स्टेट्स कि जॉब लॉस हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, ये कितने रेफ्यूजी हमने एक्सेप्ट करने, बाकी के दूसरे देश में जाएं, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इंटीग्रेट करना है, क्या करना है। एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ रेफ्यूजीज आर ऑल्सो वायोलेटेड। वो जब रास्ते में आते हैं तब भी, वो पता होगा आपको, एक बच्चा डूब गया था। और विद इन द रेफ्यूजी कैंप्स ऑल्सो ह्यूमन राइट्स आर वायोलेटेड। सो देयरफॉर इट हैज रीच्ड द क्राइसिस पीरियड। तो ये मतलब यूरोपियन यूनियन की समस्या है, ये हमने दिखाया। अब उसको देखते हुए भारत में क्यों फ्रेमवर्क करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज इंटरनल सिक्योरिटी, यही सारे मुद्दे आप रिसाइकल करके लिख सकते हो। तो फ्रेमवर्क किस प्रकार का दिखना चाहिए? इट शुड बी अ क्लियर फ्रेमवर्क, एंट्री, एकोमोडेशन, कौन सी राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, इसके लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होगी, और वो संस्था ने पूरा डेटाबेस बनाना चाहिए ताकि इंटरनल सिक्योरिटी ये यहाँ आया और घुस के कहीं कोई खुराफाती प्रवृत्ति ना करे। ये जब भी हम ऐसा कोई फ्रेमवर्क बनाए तो कीपिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमने राज्यों के साथ विमर्श करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ राज्यों की इंटरनल पॉलिटिक्स, जैसे आसाम बांग्लादेश में मुस्लिम, ये तमिलनाडु श्रीलंका और तमिलियंस की पॉलिटिक्स, इसके चलते फिर वो पूरा मसला क्लाउड हो जाए और मतलब कुछ गलत हो जाए। देयरफॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हिसाब से राज्यों से विमर्श तो करना चाहिए, बट यूनियन गवर्नमेंट शुड हैव ओवरराइडिंग पावर्स, लेस द लोकल पॉलिटिक्स अफेक्ट द क्लाउड द इशू। ठीक, तो इस प्रकार का इंडिया नीड्स अ क्लियर फ्रेमवर्क, क्योंकि अभी वाला तो फ्रेगमेंटेड है, रिलीजन स्पेसिफिक है, कंट्री स्पेसिफिक, नॉट गुड। अब कंक्लूजन क्या करेंगे? प्रश्न ये था क्रिटिकली एग्जामाइन, तो कंक्लूजन में फाइंडिंग होना चाहिए, राइट, यस या नो। तो हाँ, यस जरूरी है, क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए। बनाते हैं ऐसा कुछ कि यस, सिंस इंडिपेंडेंस भारत ने ये मानववाद के चलते वी हैव accepted refugees despite our own security concern, economic challenges, population pressures. But need of the hour is to enact a uniform legislation and guideline before crisis. We face a similar crisis similar to European Union. इतने साल किया बराबर है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जैसा कुछ खड्डे में चले जाए उससे पहले ही हम अगर कोई क्लियर फ्रेमवर्क बना दे, दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो GS2 के अंदर सिलेक्टेड टॉपिक्स किगाली क्लाइमेट वाले देख लिए, रेफरेंडम, रेफ्यूजी वो भी समझ लिया। अभी थोड़े और पार्लियामेंट और लोकल गवर्नेंस के रिलेटेड इशू देखते हैं।